नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के बारे में यह वीडियो है। और सब कुछ हम लोग जानेंगे कि यूएन क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यहां पर यूएसए ने भारत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। अब यहां पर आपको एक और चीज दिख रही है दोस्तों, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि यहां पर 5 देशों के आपको यहां पर झंडे भी, नेशनल फ्लैग भी आपको दिखाए गए हैं। और उसके बाद दोस्तों भारत का नेशनल फ्लैग भी आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब 5 ही क्यों? 5 इसलिए दोस्तों क्योंकि ये स्थायी सदस्यता केवल 5 देशों के पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता केवल 5 देशों के पास है, जिन्हें P5 कहते हैं। और ये 5 देश विश्व के सबसे शक्तिशाली 5 देशों में गिने जाते हैं। और इनमें से प्रत्येक देश के पास वीटो की पावर है। अगर वो वीटो कर देता है किसी मुद्दे पर, तो वह मुद्दा पास नहीं हो पाता सिक्योरिटी काउंसिल से और लागू नहीं हो सकता। क्लियर? चाहे कोई भी मुद्दा हो, जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा होगा, चाइना ने कितनी बार वीटो का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, रशिया ने किया है, अमेरिका ने किया है। तो लगातार आप देखते रहे होंगे। तो क्या ये वीटो पावर एक्सक्लूसिव है, इन्हीं देशों के पास होनी चाहिए? क्या भारत को इसका अधिकार नहीं है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी भारत को इसका अधिकार निश्चित तौर पर होना चाहिए। और इसी के बारे में दोस्तों यूएसए ने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का एक बार फिर से अपना संकल्प जो है दोहराया है। और किसकी प्रतिक्रिया के बाद? तो एलन मस्क की प्रतिक्रिया के बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो चलिए, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे, ए टू जेड यूएनएससी और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में और स्थायी सदस्यता के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल दबाइएगा। और सभी दोस्तों को बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए विजेता बैच प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस में बम्पर, यूपीपीसीएस 2024 में बम्पर भर्तियां हैं। आप लोग इस बार तैयारी करके एसडीएम का पद निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? यहां पर बात करेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें सपोर्ट रिफॉर्म्स टू यूएन इंस्टीट्यूशंस, यूएस ऑन एलन मस्क रिमार्क ऑन इंडियाज परमानेंट यूएनएससी सीट। ये यूएस सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यूएसए क्यों आखिर इतना भारत के ऊपर मेहरबान हो गया? ऐसा कारण मिला है उसे। क्यों? क्योंकि एलन मस्क, आप सब लोग जानते होंगे, टेस्ला के ओनर हैं। और ट्विटर, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, वो कंपनी के मालिक भी हैं। स्टारलिंक नेटवर्क के मालिक भी हैं। बहुत बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के। और आप सबको पता है दोस्तों कि स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका के इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। क्लियर? तो इन्होंने ये रिमार्क दिया है कि यहां पर भारत को स्थायी सदस्यता यूएनएससी में मिलनी चाहिए। और उसके ऊपर जब यूएसए गवर्नमेंट से पूछा गया, तो यूएस ने भी क्या कहा? इंडियाज परमानेंट यूएनएससी सीट के लिए अपने संकल्प को, अपनी सहमति को दोहराया है। यह बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ रही है। क्लियर? लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए एलन मस्क इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूएनएससी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जीएस पेपर 2 के लिए, आईआर के पोर्शन के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए निबंध के पेपर के लिए, एसे के राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग व्यवहारिक ज्ञान के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? चलिए, तो यहां पर जो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 100% महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है, यूएनएससी में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता। एलन मस्क के समर्थन के बाद अब अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दे दी है। जब एलन मस्क को भारत आना था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था। देखिए, सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है दोस्तों। एलन मस्क एक उद्योगपति हैं और भारत में उनको एक बहुत बड़ा बाजार दिखता है। बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का जनक भी अमेरिका है। और मैंने आपको बताया, नव उपनिवेशवाद की अवधारणा भी अमेरिका द्वारा ही सृजित की गई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से।
ठीक है, ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। और यही क्या है, यहीं से जन्म होता है उपभोक्तावादी संस्कृति का। तो लोगों को आज, कंपनियों को आज की डेट में कस्टमर चाहिए, उपभोक्ता चाहिए और मार्केट चाहिए। और उपनिवेशवाद या पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता होती है, उसको देखिए, कच्चे माल के लिए कच्चे माल की अधिकतम आवश्यकता होती है और जो फिनिश्ड उत्पाद हैं, जो अंतिम उत्पाद हैं, उनको बेचने के लिए अधिक से अधिक मार्केट चाहिए होता है, जिसकी खोज में ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य कंपनियां भी भारत आई थी, पूर्व की ओर आई थी। और अब ये कंपनियां जो हैं हर देशों में अपना बाजार ढूंढती हैं। इसी क्रम में एलन मस्क भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ला है, टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बनाती है, वो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, उसकी व्हीकल्स को भारत में बाजार मिले और उसके लिए वो लगातार जो है प्रयासरत है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा गया, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है। अमेरिका ने कहा है कि केवल यूएनएससी में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी संस्थान हैं सब में सुधार होने चाहिए। क्लियर। बता दें कि जनवरी में एलन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। जो एलन मस्क साहब हैं वो भारत के लिए लगातार स्टेटमेंट देते रहते हैं और वो कहते हैं कि भारत जो है कंटेंडर है, उसको निश्चित तौर पर सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया इस समय, और उसके पास ये राइट ना हो, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं दिखता। और आपको पता है कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हम बहुत जल्द बन जाएंगे यूएसए और चाइना के बाद। तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हमें जो विश्व की सर्वोच्च संस्था है सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले में, यूएनएससी की, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत का स्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर दोस्तों होना चाहिए। आप सबको यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर, ठीक है। आपके क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं, ये सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जल्दी से अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखते हैं यहां पर दोस्तों आगे क्या बात हुई। यहां पर आप देख रहे हैं ये यूएस के स्पोक्स पर्सन है, जो मैंने आपको बताया वेदांत पटेल, इन्होंने प्रेस वार्ता में बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इन्होंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके बाद बात कर लेते हैं यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की कमी के बारे में। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बाद अब वेदांत पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपति जी ने, मतलब यूएस के राष्ट्रपति की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है और सचिव ने भी इस ओर इशारा किया है कि हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं, ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं को प्रतिबिंबित किया जा सके। जब तक इस यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के साथ साथ जितने 5 देश हैं वो समर्थन नहीं करेंगे सुधार होने की, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। यह बात आप सबको पता है कि क्योंकि कोई भी प्रपोजल रखा जाता है, अगर उसमें से 5 देशों में से किसी ने भी एक वीटो कर दिया तो वो प्रपोजल पारित नहीं हो पाता। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार अगर होने हैं तो उसके लिए भी 5 की सहमति अनिवार्य है। यह बात सबको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर। लेकिन यह कदम क्या है, इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट तो यूएसए आज से नहीं दे रहा है, ये कितने वर्ष हो गए देते हुए, लेकिन अब हमें स्थायी सदस्यता चाहिए और ये हमारे तेजी से विकास करने के लिए, विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए, मकाम हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जबकि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी हैं, तब भी अगर हमारे पास ये सदस्यता नहीं है तो इसका मतलब जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, कहीं से भी उसको इंक्लूसिव नहीं माना जा सकता। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर भारत को यूएनएससी में सीट ना मिलना बिल्कुल बेतुका है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एलन मस्क साहब बोल चुके हैं। ठीक है, जनवरी का स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। यही बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जिसके पास, जिन 5 के पास ताकत है जरूरत से ज्यादा, जो P5 कहलाते हैं, परमानेंट 5 कहलाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, वो जरूरत से ज्यादा ताकत रखते हैं और अपनी ताकत को साझा नहीं करना चाहते किसी भी देश के साथ। ठीक, चलिए
यहां पर देखिए ये एलन मस्क का ट्वीट है जो आपको ये ट्विटर यानी एक्स पर किया हुआ देखिए मिल रहा है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी अ रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज, प्रॉब्लम इज दैट दोज विद एक्सेस पावर डू नॉट वांट टू गिव इट अप। India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? टोटल देखिए मैंने आपको उनका ओरिजिनल ट्वीट भी यहां पर दिखा दिया। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने ये बोला कि संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है। समस्या यह है कि जिसके पास अधिक शक्ति है वो छोड़ना नहीं चाहते, और पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद भी भारत के पास क्या है, ये स्थायी सदस्यता नहीं है। क्लियर? ठीक है। अफ्रीका को सामूहिक रूप से आईएमओ की एक स्थायी सीट भी मिलनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। अफ्रीका के इंक्लूजन के लिए भी वो बात यहां पर कर रहे हैं, देखिए। ठीक है। इसके बाद भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से देश की खोज को इस गति मिली। मतलब इंडिया जो है लगातार लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें स्थायी सदस्यता या परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और समस्या यह है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, जो कहने को तो क्या है, कहने को तो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो कोई वेस्टर्न कंट्रीज नहीं लगा रहा। ना यूएसए को ऑब्जेक्शन है, ना रशिया को ऑब्जेक्शन है, ना ही फ्रांस को, ना ही ब्रिटेन को ऑब्जेक्शन है। दोस्तों ऑब्जेक्शन किसको है? केवल और केवल चाइना को है, जो कि एक नॉन वेस्टर्न कंट्री है। दोस्तों अब आप समझिए, वो भी एशिया का हमारा पड़ोसी देश है जो, उसको ऑब्जेक्शन है। समझ में आ रही बात? जब जब ये बात उठती है तो चाइना अपना राग अलापना पाकिस्तान का शुरू कर देता है कि भारत को अगर मिलेगी तो पाकिस्तान जैसे देशों को भी उस पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब आप समझिए, विश्व का किसी भी पैरामीटर पे आप नाप लीजिए, कंपेयर कर लीजिएगा, क्या भारत के सापेक्ष पाकिस्तान कहीं भी ठहरता है, खरा उतरता है? जो अपने देश की इकोनॉमी तक को नहीं संभाल पा रहा है, उस देश को क्या स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो 15 सदस्य देशों से बनी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, जिसमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य हैं, और 2 साल के कार्यकाल के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। मतलब टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, जो परमानेंट 5 या P5 कहलाते हैं, और जो हमेशा बने रहते हैं, और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं रोटेशन बेसिस पर। ठीक। 5 स्थायी सदस्यों में चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रूस है और यूएसए है। ये बात ध्यान रखिएगा। और सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये बात आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। क्लियर? आगे अब बात करते हैं डिटेल में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएनएससी, या यूएन क्या है, जीएस पेपर 2 के लिए, ऐसे के लिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी कैसे हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया, जीएस पेपर 2, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, विशेष रूप से ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूएन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इसे 1945 में स्थापित किया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित किया गया कि पूरे विश्व में शांति को बढ़ाने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि तीसरा विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व को ना झेलना पड़े। क्लियर? चलिए, वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं। यहां पर जो 193 स्टेट्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, कंट्रीज हैं जो इसके सदस्य हैं। मतलब लगभग पूरा विश्व इसमें आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर इसके कार्यों में, इसकी गतिविधियों में क्या कार्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं दोस्तों, जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? पहले अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के देखिए प्रमुख अंग क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग या मेन ऑर्गन्स क्या है दोस्तों, ये बारे में आप, इसके बारे में आप सबको जरूर जानना चाहिए। और यहां पर
आप देख सकते हैं मैंने मेन ऑर्गन्स को भी यहां पर रिप्रेजेंट करके आपके लिए दिखाया। सबसे पहले दोस्तों जनरल असेंबली है, जिसे हम यूएन जनरल असेंबली या यूएनजीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनजीए कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अक्सर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें यूएनजीए शब्द का उपयोग होता है, उसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके बाद सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल है, जो क्या है, जो क्या कहलाती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनएससी कहलाती है। और इसी यूएनएससी में 5 देश हैं जो P5 कहलाते हैं दोस्तों। और ये क्या है, ये सबसे शक्तिशाली बॉडी है पूरे विश्व की। क्लियर? आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है यूएन का। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट आपका क्या है, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर में, अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहां पर स्थित है जल्दी से। सभी 6 की स्थापना 1945 में हुई। सभी 6 संस्थाओं की स्थापना 1945 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। क्लियर? एक और चीज है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूएन सेक्रेटरीट, जो आपके 6 संस्थाओं को पूरा करता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, तो ये 6 नाम याद रखिएगा आपकी परीक्षा के लिए। यूएन जनरल असेंबली, यूएनएससी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए, मैंने सेम चीज मैंने यहां पे आपके लिए क्या किया है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये बस जाएगा इमेज के फॉर्म में। ठीक, आप कोई भी चीज देखिए इमेज के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए आसान क्यों होता है याद करना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना दोस्तों, हमारा माइंड जो है वो ए को एज ए लेटर नहीं लेता, ए को एज ए लेटर नहीं लेता, ए को एज ए इमेज लेता है और उसकी पिक्चर को पिक्चर फॉर्म में उसे स्टोर करता है अपने स्टोरेज में। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज आप पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जेपीजी के माध्यम से, जीआईएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों कभी भी आपको बहुत आसानी से नहीं भूलता। और इसीलिए आप देखिए, कोई मूवी आप देखते हैं तो 10 साल तक वो मूवी आपको याद रहती है, लेकिन कोई बुक आप पढ़ेंगे तो 10 साल नहीं याद रहेगी। सही बात है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। देखिए यहां पर ये यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सबसे पहले जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे और यूएन का सेक्रेटरीट। ठीक है, तो 6 संस्थाओं को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? ये आपको दिख रहा होगा आपके सामने। इसके बाद दोस्तों देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लेते हैं, यूएन जनरल असेंबली की बात कर लेते हैं। इसका क्या कार्य है मेन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है, जनरल असेंबली क्या है, लोकसभा, जो क्या करती है, मुख्य जो है डिस्कशन करती है। कानून बनाने की जब बात आती है तो कानून पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है, उसके बाद कानून पास हो जाता है, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, फिर कानून आपका बन जाता है। क्लियर? ठीक वैसे ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग कौन है, तो यूएन जनरल असेंबली ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व महासभा में होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र निकाय बन जाता है। मतलब जितने यूएन के मेंबर्स हैं सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये क्या है, एक इंक्लूसिव बॉडी है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जहां पर सभी देशों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका क्या है दोस्तों, ये यूएन जनरल असेंबली है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाई है, शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सभी देशों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे रहते हैं। और इस तरीके से न्यूज में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जब यूएनजीए की समिट होती है तो भारत के प्रतिनिधि भी यहीं पर बैठकर, कहीं पर बैठकर भी, जहां पे अलॉटेड सीट होती है वहां पर बैठकर अपने स्टेटमेंट, वक्तव्य पारित करते हैं। और कभी कभी हेड ऑफ स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री या स्थायी प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए प्रत्येक वर्ष
सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क में महासभा हॉल में मिलती है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष सितंबर में यूएनजीए की ये एनुअल समिट होती ही होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जनरली हेड ऑफ स्टेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसे संबोधित करते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजटीय मामलों पर महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जैसे भारत में क्या है, लोकसभा में या राज्यसभा में 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय हो जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना हो, बजटीय मामले हैं, कितना बजट होना चाहिए, महासभा के 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है, जैसा कि अपने देश में हम लोग देखते हैं। क्लियर। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से ले लिए जाते हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, यूएनएससी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे कहते हैं। और यही यूएनएससी है जिसको लेकर दोस्तों हमेशा जो है भारत ने लगातार वर्षों से मांग की है दोस्तों। और चाइना जो हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद भी हमारा विरोध करता है, सीधे विरोध तो नहीं करता लेकिन बोलता है कि भारत के अलावा क्या है, भारत जैसे कुछ देशों का ही लाभ होगा अगर अभी विस्तार इसका किया जाता है तो, लेकिन उसमें और भी लोग शामिल किया जाने चाहिए जैसे कि पाकिस्तान। अब आप समझिए उसका डुअल स्टैंडर्ड है ये, और हमेशा आपको पता है अपने वीटो का उसने भारत के खिलाफ दुरुपयोग ही किया है। क्लियर। यूएनएससी, अब यही यूएनएससी है जिसके लिए स्थायी सदस्यता के लिए एलन मस्क फिर यूएसए गवर्नमेंट इन्होंने फिर से अपना समर्थन जाहिर किया। रशिया ने तो पहले कह दिया है कि आई वुड बी हैप्पी इफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन यूएनएससी। फ्रांस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ब्रिटेन ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्शाया इंडिया के लिए, लेकिन ऑब्जेक्शन है तो हमारे देश के बगल में स्थित देश चाइना की ओर से, जो क्या है हमारा शत्रु देश है, और शत्रुवत व्यवहार जो है उसने बॉर्डर पे भी किया है और बॉर्डर के बाहर भी किया है। क्लियर। चलिए, अब मेन जिम्मेदारी किसकी है सुरक्षा की, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यह जिम्मेदारी किसकी है, यह है इन यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स की, जो 5 देश हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, परमानेंट 5 या P5 बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, P5 मतलब क्या, परमानेंट 5। कौन कौन से देश, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए, इसके बाद क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। 15 में से 5 स्थायी हो गए जो फिक्स हैं, 10 अस्थायी हैं जो हर 2 साल के कार्यकाल के लिए चेंज होते रहते हैं। ठीक। भारत 8वीं बार 2021 में एक अस्थायी सदस्यता के रूप में यूएनएससी में प्रवेश कर चुका है और 21 से 22 तक वो रहा। ये चेंज भी होता रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि 5 सदस्य तो फिक्स हैं जो P5 हैं, और 10 क्षेत्रीय आधार पर रोटेशन बेसिस पे 2 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाता है। तो टोटल 15 सदस्य इसमें होते हैं यूएनएससी की। सिक्योरिटी काउंसिल में अब कोई भी प्रस्ताव रखा गया तो अधिकार किसके पास है, वोटिंग तो क्या है, वोटिंग करने का राइट तो देखिए सबके पास है दोस्तों, लेकिन 5 सदस्य जो है, जो परमानेंट 5 है, उनके पास वीटो का राइट है दोस्तों। और वीटो का मतलब क्या है कि किसी प्रस्ताव के अगेंस्ट किसी इन 5 में से किसी एक ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखिए क्या है ये वीटो पावर, देखिए मैंने यहां पर दिखाया आपके लिए। ये वीटो पावर क्या है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और यही वीटो पावर जो है, इसकी आवश्यकता है किसकी, भारत की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता ये वीटो पावर है। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमने विकास कर लिया, हमने सबसे बड़ी आबादी वाले देश भी हैं, लेकिन शक्ति दोस्तों क्या होती है, शक्ति जो है कई सारी चीजों के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों इस पर भी निर्भर करती हैं कि आप सबसे विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था में प्रतिनिधित्व आपका है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जब आप शक्तिशाली होते हैं तो जैसे आप भारत में ही देखेंगे, अगर आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो पद सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्यों, क्योंकि डीएम जो है
जिले की सबसे शक्तिशाली पोस्ट है अगर देखा जाए तो। सही बात है कि नहीं? जिले लेवल पर बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक वैसे ही दोस्तों विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था यूएनएससी है, और वीटो पावर जिसके पास है वो 5 देश हैं। उसकी क्या है, उसमें दोस्तों भारत को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल भारत का इंक्लूजन हो, लेकिन अन्य देशों का भी हो, लेकिन उसमें भारत भी जरूर होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखिए, वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव को वीटो या अस्वीकार करने की स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, और आपको यह जानना, जानकारी के लिए भी और परीक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आप देख सकते हैं यहां पर, यह आपकी क्या है? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों। ठीक, और इस तरीके से देखिए ये आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है। आपको दोस्तों दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर? अब दोस्तों यहां पर देखिए, सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। मैंने बताया 15 है टोटल, तो सबके पास एक एक वोट है। क्लियर? मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किए जाते हैं। मतलब कोई भी प्रस्ताव पारित कैसे होगा? सबसे पहले समझिए, यहां पर 15 है, इसमें से 5 और इसमें से 10, तो ये 5 की सहमति तो सबकी चाहिए। इन 5 की सहमति चाहिए ही चाहिए। अगर ये 5 सहमत नहीं हुए तो प्रस्ताव ही नहीं आगे जाएगा, पारित ही नहीं हो पाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। पहले तो इन 5 की सहमति चाहिए, और इनका पॉजिटिव वोट होना चाहिए, सकारात्मक वोट होना चाहिए। इसके बाद इन 10 में से 4 मेंबर्स का क्या होना चाहिए दोस्तों? इन 10 में से 4 मेंबर्स का जो क्या है, नॉन परमानेंट है, उनका भी पॉजिटिव वोट या मतदान होना चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए? टोटल 5 + 4 कितने हो गए? टोटल आपके 9 वोट जो हैं वो फेवर में पड़ने चाहिए, तभी कोई प्रस्ताव पारित माना जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक, अब लेकिन अगर यहीं पर क्या है, 5 में से ही किसी ने कह दिया कि नहीं भैया हम सहमत नहीं है, तो प्रस्ताव ही कैंसिल, अस्वीकार हो जाएगा। ठीक, चलिए, 5 स्थायी सदस्यों में से एक का नहीं वोट प्रस्ताव के पारित होने को रोक देता है। वीटो का मतलब क्या? कि हम असहमत हैं, नहीं, हम पारित नहीं होने देंगे। क्लियर? चलिए, अब आज के बाद से न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते होंगे कि चाइना ने वीटो कर दिया, रशिया ने वीटो कर दिया, कोई भी प्रस्ताव जो आता है, आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा, तो वीटो का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। ठीक, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक रूप से योगदान दिया है, और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए। अब भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? इंडियाज क्लेम ऑफ परमानेंट मेंबरशिप, भारत का क्लेम क्यों है? भारत आखिर क्यों क्लेम कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक रूप से योगदान दिया है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए या मेंटेनेंस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया दोस्तों। ठीक, भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों का साथ। मतलब कुल 43 शांति अभियानों में दोस्तों भारत ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 1,60,000 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी दोस्तों भेजे जा चुके हैं। आप समझिए कितना बड़ा योगदान है दोस्तों। क्लियर? भारत की जनसंख्या, सेकंड पॉइंट, भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत और चल रहे योगदान ने भारत की यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों, शायद ही इन सभी पैमानों पे कोई और देश भी, एक भी कोई और देश होगा जो नहीं खड़ा बैठेगा भारत के अलावा। इसलिए भारत की ये मांग एकदम जायज है और भारत को इस सदस्यता मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, भारत के नाम पर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत के नाम पर क्या है दोस्तों? एक ओशियन है, इंडियन ओशियन। जीडीपी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनने वाले हैं, 5वीं बन चुके हैं। आर्थिक क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी,
सबसे ज्यादा में से जिसमें जिन देशों की सबसे ज्यादा है उसमें से भारत तीसरे नंबर पे आता है। सभ्यतागत विस्तार, कल्चरल हेरिटेज, सबसे ज्यादा इनरिच हेरिटेज हमारा है और किसी देश का है ही नहीं दोस्तों। सांस्कृतिक विविधता, हम विश्व के ऐसे इकलौते देश हैं जहां पर सभी धर्म के लोग जो है निवास करते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, टॉलरेंट बिहेवियर के साथ। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। और राजनीतिक व्यवस्था, हमारा संविधान बनने के बाद से आज तक दोस्तों एक बार भी चेंज नहीं हुआ, एक बार भी स्थगित नहीं हुआ, एक बार भी नया संविधान बनने की बात ही नहीं है। हम सभी लोग, हम सभी भारतीय एकदम सहिष्णु हैं और एक दूसरे के साथ सर्वधर्म संभाव से रहते हैं। और पंचशील का सिद्धांत हमारी देन है, विश्व शांति हमारी देन है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी देन है। और कितने भी दोस्तों उदाहरण आप दे लीजिए भारत के, पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा। भारत का नाम आप ले लीजिए तो एक रिस्पेक्ट व्यक्ति के अंदर से निश्चित रूप से आ जाती है। पूरे विश्व में दोस्तों अगर आप बात करें धार्मिक विविधता, धार्मिक स्तर पर भी बात कर लिया जाए तो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में भी, अमेरिकन कंट्रीज में भी हरे नाम हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जगह जगह दोस्तों आप देखेंगे भगवान राम पूजे जाते हैं, हमारे देवी देवता पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? उसका कारण है बेटा। उसका कारण यह है कि हमारी क्या है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो देश है, वो किसने क्या किया है? किसी भी धर्म को फेवर नहीं किया। हमारी अपनी विविधता क्या है, बहुत समृद्ध है, लेकिन कोई और देश क्या है उसको बर्दाश्त कर पाए तब तो। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत की यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया गया है। यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स आप लोग मेंस में कोट करेंगे, एसए में कोट करेंगे, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। ठीक, आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों? P5 और शेष विश्व के बीच शक्ति संबंधों में असंतुलन को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। जो P5 और P5 एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ, ऐसे ही हो जाता है आजकल। तो जब भी कोई मुद्दा आता है तो आवश्यकता क्या है? शांति की है, लेकिन P5 में सहमति नहीं बन रही, शांति हो नहीं पा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चलता जा रहा है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष रुक ही नहीं रहा है। देख रहे हैं ना तो आप दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम यही है दोस्तों, क्योंकि सबके P5 में सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए भारत जैसे एक देश का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो क्या करे, बैलेंस ऑफ पावर भी करेगा। प्लस भारत की ऐसी सॉफ्ट पावर है दोस्तों कि रूस यूक्रेन वॉर को देख लीजिए, चाहे इजराइल हमास संघर्ष को देख लीजिए, यूएन ने भारत से अपील की थी कि आप इस संघर्ष को मध्यस्थता के साथ सुलझाइए। और हमारी विदेश नीति का आधार ही विश्व शांति है दोस्तों। और अनुच्छेद 51 कहता है हमारे संविधान का, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का, अंतर्राष्ट्रीय शांति में अवृद्धि का प्रयास करेगा। यह हमारा क्या है, मूलभूत सिद्धांत है दोस्तों। ठीक, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील सिद्धांत के क्या है, प्रणेता देश है दोस्तों। हमने पूरे विश्व को पाठ सिखाया है कि कैसे शांतिपूर्ण आप दो देश विकास कर सकते हैं। ठीक, साथ ही स्थायी और गैर स्थायी सीटों में विस्तार के माध्यम से सुरक्षा परिषद में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए सदा जटिल और उभरती चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सके। समझ में आ गई बात? स्थायी सीटें भी बढ़नी चाहिए, अस्थायी भी बढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल भारत का इंक्लूजन होना चाहिए, आपको जिसका रखना हो आप रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत का निश्चित तौर पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे आप जीडीपी देख लीजिए, आर्थिक विकास की दर देख लीजिए, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं, विश्व की सबसे बड़ी हम जनसंख्या वाला देश है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश हैं, पर्यावरण को हम लोग कंट्रोल करने वाले, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले देशों में सबसे नंबर 1 के देशों में आते हैं हम लोग। 2070 तक हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले देशों में नंबर अग्रणी देशों में से हमें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी देश है, आप सबको पता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों भारत किसी भी पैमाने पर आप भारत को काट नहीं सकते। और अब इस समय आवश्यकता है भारत को इस सीट की, और किसी भी देश का इंक्लूजन हो या ना हो, लेकिन भारत का इंक्लूजन निश्चित तौर पर होना चाहिए, जो एलन मस्क ने कहा, जो यूएसए सरकार ने दोहराया। रशिया भी इसका सपोर्ट करता है, फ्रांस ने भी हमेशा भारत का सपोर्ट किया है, और ब्रिटेन ने भी कभी ना नहीं कहा दोस्तों। अब अंदर की बात तो जब प्रपोजल आएगा सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन का तभी पता चलेगा, लेकिन ब्रिटेन ने भी कभी ना नहीं किया। और चाइना जो हमारा बगल में बैठा हुआ देश है, इसी को क्या है, सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, और इसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पर निकलना चाहिए। और भारत जो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी यही मांग है। और लगातार यूएन को बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के
आप इंक्लूसिव या समावेशी संस्था नहीं मान सकते दोस्तों, और कतई आप नहीं कह सकते। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या भारत को स्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या विचार है आपका? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू।